हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जो ग्रेविटेशन के कुछ लॉज हैं, ठीक है, जो हमारे फुल यूनिवर्स पे, पूरे हमारे ब्रह्मांड पर लगते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आप सपोज करिए आपका ये रूम है, जिस भी रूम में पढ़ रहे हो आप, ठीक है, उसमें आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, सपोज आप मैं अपने हिसाब से बोलूँगी, लाइक एक बेड है। ठीक है, ये मास हमारा एक मास ये हो गया, एक टेबल, एक चेयर, ठीक है, और कुछ बॉटल्स, ये सभी अलग अलग मास है हमारे पास। ठीक है, और आप इमेजिन करो कि ये सब मास तो मैंने अभी कहा एक रूम का, अभी सिंपली एक हाउस में, और मैं अगर आपको बोलूँ यही आप इमेजिन करो एक अर्थ पर जो सभी मासेस हैं हमारे, तो आप कहोगे ये इन्फिनिटी मासेस है हमारे। तो ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे जो अर्थ पर है, जो हमारी अर्थ में कोई भी दो जो मास है, कोई भी दो मास, उनमें क्या होते हैं आपस में, अट्रैक्शन। ठीक है, तो कोई भी दो मासेस, उसी उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब मैंने अर्थ बनाई, वहाँ पर कितने ज़्यादा मासेस हैं, सभी के बीच में एक अट्रैक्शन है। ठीक है, तो वो एक फोर्स है जो आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सपोज हम दो मास ले लेते हैं, सपोज, ठीक है, लाइक हम यहाँ पर एक बेड ले लेते हैं, हम एक यहाँ पर चेयर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि वो इस एक को बोलेंगे मास वन, एक को बोल देते हैं मास टू। ठीक है, वो एक दूसरे से कुछ दूरी पे पड़ा होगा, अब चिपक के थोड़ी पड़ा होगा, वो तो फिर एक ही मास हो गया अगर चिपक के पड़ा होगा तो। एक दूरी पे पड़ा है, ठीक है, कुछ दूरी पे पड़ा है, ठीक है, अब कुछ डिस्टेंस पे पड़ा है, तो वहाँ से हम उस डिस्टेंस का रेडियस ले लेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो कि फोर्स कैसे लगता है, मास वन इंटू मास टू के बीच में जो अट्रैक्शन है उसे हम बोल रहे हैं फोर्स। ठीक है, मास वन और मास टू में जो अट्रैक्शन है वो वाला फोर्स है, और जो उनकी दूरी है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सभी सोच रहे हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अभी देखो, अभी यहाँ पर मेरा बेड है, वहाँ पर मेरी चेयर है, दूर है काफ़ी मेरे से। ठीक है, तो मैं बोलूँगी सपोज ये है 5 मीटर दूर। ठीक है, और मैं कहूँगी चलो मैं इनको ना थोड़ा पास पास लेकर आती हूँ। अगर मैं इनको पास लेकर आ रही हूँ मतलब मैं इनकी दूरी कम कर रही हूँ। अगर आप इसकी दूरी कम कर रहे हो, इनका मतलब कि मेरे जो बेड है और मेरी जो चेयर है उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो बढ़ रही हैं। ठीक है, अब देखो, आपकी सपोज आपकी एक फ्रेंड है। ठीक है, आप आपके साथ रही है वो 15-20 साल की, 15-20 साल से। आप जब साथ जब जब आप साथ रहते हो तो आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, आपकी इतनी अट्रैक्शंस है, इतनी अच्छी, आप सभी काम अच्छे अच्छे करते हो ना, पूरी अपनी बॉन्डिंग दिखाते हो। ठीक है, बट क्या हुआ कि अब वो आपकी जो फ्रेंड है वो जुदा हो गई किसी से, किस काम से उसे जाना पड़ा, सपोज वो कहीं दिल्ली मुंबई कहीं पर भी शिफ्ट होगी, तो आप उसे 5 साल बाद मिले। ठीक है, तो आपकी उससे अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम। क्यों कम हुई अट्रैक्शन हमें, क्योंकि हमारा डिस्टेंस बढ़ गया, हमारी दूरियां जो है बढ़ गई। ठीक है, जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी आपके जो है फोर्सेस वैसे ही कम होते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको इकट्ठा कर देंगे इक्वेशंस को। ठीक है, पहले हमने कहा अच्छा ठीक है, मास वन ले लिया, मास टू ले लिया, मास वन इंटू मास टू। अब सेकंड में क्या कहा हमने, जैसे जैसे दूरियां बढ़ाओगे फोर्स हमारा कम होता जाएगा। सो ये दो बातें हमारी मेन है, हम इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम दोनों में फोर्स की बात कर रहे हैं, इस साइड तो फोर्स लिख देंगे और इक्वल किसके कर देंगे, मास वन इंटू मास टू डिवाइडेड बाई आर स्केयर। आर की पावर स्केयर, मतलब सपोज मैंने कहा मैं 2 मीटर दूर जा रही हूँ। ठीक है, तो मेरा फोर्स कितना कम होगा। ठीक है, मतलब मेरा फोर्स है जो वो 4 गुना कम हो जाएगा। मतलब स्केयर, ये स्केयर पावर लॉ है। ठीक है, मतलब दूरियों का आपने स्केयर कर देना है। मैं इसको इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आगे बताऊंगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम, इस ये हमने इक्वेशन बना दी, हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया किस इक्वेशन का, जो हमारी ग्रेविटेशन है।
कि कोई भी अट्रैक्शन का नियम है, जैसे दो हमने बॉडीज़ ले ली थी, एक बेड और एक चेयर ले ली थी, ये दोनों मास ले लिए थे, इनका डिस्टेंस ले लिया था, इनके बीच में फोर्सेस ले ली थी, तो फोर्स, मास और डिस्टेंस इनको मिलाकर हमारा एक लॉ से एक फॉर्मूला निकल गया। क्या फॉर्मूला निकला? F इज इक्वल टू जी m1 × m2/r²। पहले हम कंसेप्ट को समझा, m1 × m2, अच्छा दो मासेस ले लिए और उनकी दूरी ली, अब फॉर्मूला हमारा खुद डेवलप हो गया। जी क्या है? हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में लगता है। तो हमने क्या किया, कोई भी दो मासेस ले लिए, उनकी दूरी सेट की और हमने जी की वैल्यू निकाली। तो आपने देखा यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी आई? 6 पॉइंट। ये ना एक इंस्टीट्यूट से मेजर की थी, कोई साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने क्या कहा, कहते चलो मैं अभी देखता हूँ जी की वैल्यू कितनी आती है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये परमानेंट है। क्या ये वैल्यू परमानेंट? कहीं पर भी चल जाओ, यहाँ किसी दूर देश में ये वैल्यू सेम ही रहेगी, हमारी अर्थ पे ये वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, जो जी की वैल्यू है, अब किसी भी दो मासेस का निकाल लो चाहे। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने कहा भी इसके जो पास ही रहेगी ये है। ठीक है, एक्यूरेट तो कोई भी चीज़ होती नहीं है, जो आप कह रहे हो ना, परफेक्ट चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो एक हेनरी कैवेंडिश थे, उन्होंने कहा चलो मैं सेंसिटिव बैलेंस लेता हूँ, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, आप इसकी देख भी सकते हो तस्वीर अपने गूगल पर निकाल कर। ठीक है, और उससे उन्होंने क्या किया, जी की वैल्यू निकाली 6.6732 × 10⁻⁻11। अब आप देखो 10 की पावर क्या है? -11, मतलब 0.10 9 बार ज़ीरो लगाओ फिर 10 लिखो, मतलब कि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा वीक है। इसे हम क्या कहेंगे कि जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो एक वीक फोर्स है। इस जी की वैल्यू से पता चल गया हमें। ठीक है, तो हमने कहा कि हम फोर्स को कैसे हम इसकी वैल्यू को कैसे लिखते हैं, फोर्स, मास और डिस्टेंस से, कि हमारा ग्रेविटेशन लॉ होता है। ठीक है, और अब हम जी की वैल्यू की जो यूनिट्स है वो कैसे लिखेंगे? पहले फोर्स फोर्स को हम कैसे लिखते हैं? न्यूटन से, डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर, के मास को केजी में। ठीक है, और अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, सपोज दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, एक है 45 kg का, एक है 50 kg का। ये इनका क्या हो गया? मास, इतने किलो के है बंदे। ठीक है, और इनका जो वेट है, सॉरी हमने वेट लिया 45 kg एंड 50 kg, तो ये हमारे मास में हमने इंक्लूड कर दिया। अब इन दोनों को थोड़ी सी दूरी में बिठा दिया, 5 मीटर की दूरी में। ठीक है, तो हमने पहले ये सोचा कि जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि इस दुनिया में या इस धरती पे कोई भी दो मास है वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारा एक मास m1 है, एक m2 मास है, और ये 5 मीटर की दूरी पर है, और हमने कहा कि ये अट्रैक्शन करेंगे हम तो। ठीक है, तो हमने देखा भी ये आपस में खिंच क्यों नहीं रहे, लाइक एक मैग्नेट की तरह खिंच क्यों नहीं रहे, कि जैसे हमारी धरती, हमारे जब हमने एप्पल फेंकते हैं ऊपर, हमारी धरती क्या करती है? एप्पल को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये क्यों नहीं खींच रहा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो ये कह रहा था कि ये तो खींचते हैं आपस में। तो हमने ये सोचा, भाई जो जी की वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा स्मॉल है, मतलब इतना वीक फोर्स है कि ये दोनों आपस में अट्रैक्शन तो शो कर रहे हैं पर वो नेग्लिजिबल है। मतलब मैंने कहा था कि जो चीज़ें अब हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें आप देख नहीं सकते अपनी आंखों से, बस वो ही है ये कि इतनी ज़्यादा स्मॉल की हो रहा है कि आप इसे नहीं देख सकते। ठीक है, अब सपोज ये दोनों बैठे हैं। ठीक है, अब जो धरती है, हमारी धरती माता, इन फर्स्ट मास को भी अट्रैक्ट कर रही है, दूसरे मास को भी अट्रैक्ट कर रही है, तभी तो वो बैठे हैं या तभी तो वो खड़े हुए हैं। ठीक है, क्यों जो चीज़ें हैं स्टेबल है हमारी धरती पर? क्योंकि वहाँ पर एक फोर्स है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जिसने हम सबको एक तरह बांध के रखा हुआ है। ठीक है, हम क्यों चलते हैं, हम उड़ते क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि हमें जो है हमारा वेट ही इतना है कि, मतलब इतना वेट है हमें, हम किसी को मजाक में कहते हैं ना कि तू उड़ जाएगा, तू कम खाता है, तो तेरा वेट कम है। मतलब जो चीज़ें
मास कम होता है ना, जैसे हमारे बर्ड्स हैं, उनकी जो बॉडी की शेप ही वैसे है कि उन पर अगर ग्रेविटेशन का फोर्स लग भी रहा है तो वो बिल्कुल उसे बैलेंस करते हैं और फिर उड़ते हैं। पर हमारी जो बॉडी है, हमारा जैसे 45-50-55 किलो इतना वेट है, ठीक है। तो हम क्या है, हमारी जो अर्थ है हमें उसने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, और हम इसीलिए तो ज़मीन पे जब है चलते फिरते हैं, ठीक है, वो उस फोर्स की वजह से। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ख़त्म भी हो जाता तो हम सभी भी उड़ते, ठीक है, हमारा कोई अट्रैक्शन नहीं होता धरती से, कोई नाता नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम मतलब चलते हैं बिल्कुल नॉर्मल। सपोज़ आप ये सपोज करो, अगर यार ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बढ़ गया, वहाँ पर -11 की जगह +11 होता ना, ठीक है, तो आप वहाँ पर सपोज गलती से लिख भी देते हो पेपर में, तो वो बिल्कुल आपको ये समझा जाएगा कि आपका मतलब कॉमन सेंस है ही नहीं, आपका कंसेप्ट ही नहीं है। -11 अगर आप +11 लिख देते हो वहाँ पर, तो +11 पे तो ऐसा होना था कि हम धरती के अंदर रह रहे थे, रहना था हमने, कि इतनी ज़्यादा अर्थ ने फोर्स लगानी थी ना कि जो बिल्डिंग्स खड़ी हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो जानी थी, अगर आप सपोज करो कि ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाता, ठीक है। अगर इससे भी कम होता तो आई थिंक भी नुकसान ही होता, ठीक है। और और अगर आप देखो कि इनके बीच में आपने बस ये याद रखना है कि हमारा जो ये फोर्स है वो वीक फोर्स है, ठीक है, चाहे बॉडी कोई बिग है, ठीक है, छोटा सा मास है, ठीक है। अब जो ग्रेविटेशन फोर्स है आपके जो है पेंसिल कॉपी पेन्स पे भी लग रहे हैं, आप पे भी लग रहे हैं, चाहे वो स्मॉल चीज़ है अब वो बिग, ठीक है। अब आप सोचो कि आपके जो लैंड है, आपकी ज़मीन पर जो ट्रीज प्लांट्स एनिमल्स, उन पर भी लग रहा है, जो आपके ऊपर है सूरज चंद्रमा जो बाकी प्लैनेट्स हैं उन पर भी लग रहा है, मतलब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर एक क्लास में लाइन लिखी है, डी बढ़ाओ एफ कम होगा, मतलब अगर आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे हमारा फोर्स कम होता जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको बाई चांस 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ जाए, अगर आपका डिस्टेंस 6 मीटर है, तो गलती से भी ऐसा मत लिख देना कि वो फोर्स आपका 6 गुना कम हो जाएगा। सो आपका ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये याद रखना है कि फोर्स और डिस्टेंस का नाता कैसा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, याद रखना, इनवर्स मतलब उल्टा है और स्क्वायर है। 6, अगर डिस्टेंस 6 मीटर किया तो फोर्स कितना हो गया, 1/36, 6 6 36 और फोर्स 1/36। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो लॉ हमने पढ़ा है ये हमें कैसे हेल्पफुल है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि कोई भी इस जो दुनिया पे कोई भी वस्तु है, कोई भी दो वस्तु है, आपस में अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और फोर्स, इनमें एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस फोर्स को हमने किस बेस पे फॉर्मूला बनाया कि जो दो मास है, कोई भी दो वस्तु है, उनके बीच में कितनी दूरी है उसे हम बोलेंगे कि उतना ही फोर्स लगेगा, और हमने एक कांस्टेंट इसे डेवलप कर दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये हमारी पूरी अर्थ को बाइंड करके रखता है, एक, ठीक है, एकजुट करके रखता है, कि हम पूरी दुनिया को स्टेबल रखता है, ठीक है, आपस में फोर्सेस को जोड़ कर रखता है और मास को स्टेबल रखता है। जो हमारी मून है वो अर्थ के आसपास जो गोल गोल घूमती है, ठीक है, सॉरी, मून है जो अर्थ के आसपास घूमता है जो, ठीक है, और वो भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से घूमता है, ठीक है। हमारे प्लैनेट्स है जो सन के राउंड राउंड घूमते हैं, वो भी इसी लॉ पे घूमते हैं। जो टाइड्स आती हैं, जो समुद्र की लहरें आती हैं, वो भी मून और सन की जो है इस फोर्स से ही आती है। मतलब ये सब चीज़ें को मैंने बताया था कि इनमें क्या फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आपको मैंने वो चीज़ क्लियर कर दी थी कि इनमें सब में ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। उसी हम वो ही फोर्स है जो, उससे हमने इस लॉ पे एक फॉर्मूले की तरफ से बना दिया, कि पहले हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वही फोर्स का अब हमने फॉर्मूला लिख दिया, G=m1 × m2/r², और इसी को हमने नाम दे दिया कि ये जो है फोर्स ये पूरी धरती पर लगता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो इसी की वजह से हमारे मोशन होती है, टाइड्स आती है, और जो है
जो हमारे मून और प्लैनेट्स हैं वो अर्थ और सन के रिस्पेक्टिवली घूमते हैं। तो हमने पहले ये पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, और जो हमारा मून है, इनमें क्या है कि दोनों मासेस है, ये M1 और M2, इनमें कुछ फोर्सेस लग रही है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि इनमें सेंट्रीपिटल फोर्स है, हमने वो फोर्स का नाम दिया था। और हमारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वो फोर्स जो दो मासेस के बीच में लगता है, हमने वो कहा था, ठीक है। तो क्या जब हमारी मून है जो हमारी अर्थ के आसपास घूम रहा है, तो वो जो दोनों फोर्सेस हैं आपस में बैलेंस्ड है, ठीक है, इसलिए वो अच्छे से घूम रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स से भी। और हमारी अर्थ भी जो है उस टाइम कौन सा फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे लगा रही है। और मून जो है और अर्थ है वो अंदर की साइड में कौन सा फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारा कंक्लूजन हो गया कि जो हमने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा था कि जो ये चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं नीचे फोर्स लगता है, कोई हम कोई रिवॉल्व करते हैं धागा बांध कर स्टोन से, वो घूम कर रहे हैं, तो वो तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स था, लग रहा है वहाँ पर हमें कांस्टेंट घुमा रहा है सर्कल में। और हमारी अर्थ में उस टाइम हमें ग्रेविटेशन फोर्स से खड़ा कर रही है, मतलब दो फोर्स लग रहे हैं अभी, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। वहाँ पर ऐसा ही, यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स सब पर लग रहा है, पर जो चीज़ गोल गोल घूम रही है वो अंदर सर्कल की तरफ, अंदर सेंटर की तरफ लगा रही है, वो सेंट्रीपिटल है, ठीक है। ये दोनों कंक्लूजन्स अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, और ये फॉर्मूला जो है वो हमारा मेन है, इसे भी याद कर लेना। हम पढ़ेंगे फ्री फॉल, ठीक है। वैसे हिंदी में फ्री फॉल का मतलब क्या है, बिना किसी फोर्स से गिर जाना, मीन्स बिना किसी स्पोर्ट से करना, फ्रीली फ्रीली गिरना गिरना, ठीक है, फॉल नीचे, ठीक है। तो सपोज हमारा ये एक दोस्त है राम, ठीक है, तो इसे बॉल से खेलने का बहुत शौक है। इसने क्या किया, एक बॉल दी और उसे ऊपर फेंक दिया। तो इसने, ये था साइंस का स्टूडेंट, और इसने क्या किया, इसने बॉल जब ऊपर फेंकी तो इसने ये सोचा कि बॉल है जो वो नीचे क्यों गिरी, ठीक है। इसने गेम के ज़्यादा अपनी जो साइंस पे ध्यान दिया। तो इसने फिर सोचा जो हमारी अर्थ है ना वो फोर्स लगा रही है, अभी मुझे ये स्टडी ऑनलाइन निकिता ने पढ़ा दिया था कि जो अर्थ है वो हमारा फोर्स लगा रही है, ठीक है। और हमारा अर्थ का जो फोर्स है वो हमारी मास या हमारी बॉडीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये, ठीक है। और जब उसकी जो बॉल है वो अपनी अर्थ की फोर्स से अलावा किसी और फोर्स से नहीं गिर रही, ठीक है, मतलब जैसे उसने फेंकी, उसने अपने हाथ का फोर्स तो छोड़ दिया। ने देखा कि जब मैंने वो बॉल है जो मैंने ऊपर को फेंकी, ठीक है, तब मेरा फोर्स तो छूट गया। अब सिर्फ अर्थ है नीचे और सिर्फ ही सिर्फ अर्थ का फोर्स लग रहा है नीचे, ठीक है। और वो एक फोर्स की वजह से वो बॉल फ्रीली फॉल कर रही है। तो हमने इसलिए कहा कि जो एक फोर्स लग रहा है इसके कारण हम इस फॉल को बोलेंगे फ्री फॉल। तो इससे क्या होगा कि हमारी सिर्फ अर्थ फोर्स लगा रही है नीचे से, ठीक है। तो नो चेंज इन डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि बॉल को तो हमें वापस चाहिए। हमें ऐसा थोड़ी है कि हमने ऊपर बॉल फेंकी और हम चाहते हैं ये बॉल ऊपर चंद्रमा तक चले जाए और नीचे ना आए। हम तो ये चाहते ही नहीं, क्योंकि हमें हमारी बॉल पैसे खर्चे हैं हमने, और हम चाहते हैं हमारी बॉल हम खेलें और उससे वापस पर नीचे आ जाए जो डायरेक्शन हम चाहते थे। और जो अर्थ ने फोर्स लगाया तो वो तो सेम था, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई, नीचे आ गई हमारी बॉल, ठीक है। बट उसकी वैल्यू चेंज होगी, ये बहुत ट्रू है कि जो उसकी वैल्यू होगी, जो उसकी स्पीड होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारे अर्थ के फोर्स पे। क्योंकि राम खुद उड़ेगा तो नहीं है ना, कि हाँ अभी मैं अब ऊपर जाऊंगा, जैसी बॉल जब नीचे आने लगेगी मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा और उस टाइम मेरे अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। जब मैं जो फोर्स लगाऊंगा उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी रहेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि
अभी देखो नीचे राम खड़ा है और वो ऊपर देख रहा है कि अब मेरी बॉल नीचे आ रही, ठीक है। अब वो बॉल किसके हिसाब से आएगी, अब कौन रूल करेगा। फेंकनी तो उसने थी, ठीक है, फेंकने का फोर्स उस पे था, पर उसके आने का फोर्स किस पे था, हमारी अर्थ पे, अर्थ के फोर्स पे, ठीक है। अर्थ का फोर्स कैसे लगा, मतलब फोर्स तो हमने पढ़ा हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और जो अर्थ की एक्सेलरेशन है, अब देखो, है ना, हमने एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करती हूँ। कोई बॉक्स है, ठीक है, उसके नीचे में वो टायर लगे छोटे छोटे, ठीक है। तो आपने उस बॉक्स को ऐसे पकड़ कर मतलब धक्का दे दिया और वो चल रहा है, ठीक है। वो बिल्कुल आराम से बस बस चल रहा है। अब आप चाहते हो कि अब वो रुक जाए, आप क्या करोगे, फिर से फोर्स लगाओगे। मतलब आपने क्या किया, उसकी अच्छी जो जा रही थी स्पीड थी उसकी, उसको आपने ख़राब कर दिया, आप उसने एक्सेलरेट कर दिया, आपने उसकी वेलोसिटी चेंज करवा दी, आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दी, और वो फोर्स से वो रुक गया। तो ऐसा ही है, वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से हमारी बॉल है जो मज़े में जा रही थी, वो नीचे आ रही थी। अर्थ ने क्या किया, अपना फोर्स लगा दिया कि मैं चाहूँगी जैसे वो ऐसे नीचे आएगी। तो उसने जो फोर्स लगाया, ठीक है, उसने किस पे फोर्स लगाया, हमारी बॉल पे। बॉल क्या है, हमारा मास, ठीक है। जो फोर्स लगाया क्या किया, मतलब उसने उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी। तो सपोज हमारी बॉल 5 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, वो अब आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, सपोज, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी आ रही है क्योंकि उसने ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया उसने। जब जब वेलोसिटी चेंज होगी, जब जब चीज़ों को डिस्टर्ब किया जाएगा, उस तब तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। बस ये माइंड में बिठाना है आपको। तभी तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये बनाते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्यों बना, क्योंकि जब हम अच्छी जो है जा रही वेलोसिटी को चेंज कर दें और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दें, तो हम बोलेंगे कि हमने उसे एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है। तो अर्थ ने जो एक्सेलरेशन की, हम वो क्यों की, क्योंकि अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ के पास ग्रेविटी है, ठीक है। तो हमने उस एक्सेलरेशन को क्या नाम दे दिया, स्मॉल जी, और कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू एम ए, पर हम अर्थ के लिए क्या फोर्स लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है। पर ये कहते कि अर्थ ना हमारी गोल नहीं है, मतलब अर्थ की जो शेप है वो परफेक्ट नहीं है। मतलब कोई उड़प खड़प, कहीं से कोई से राउंड है, कहीं से छोटी है, मतलब इक्लिप्स टाइप सी है, ठीक है। तो इसका कई जगह पर रेडियस बड़ा है, कहीं पर छोटा है। तो कह रहे हैं अभी यार अर्थ तो अलग सी है, तो इसके फोर्सेस अलग अलग होंगे, मतलब कहीं से वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी, ठीक है, कहीं से वो कम फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने ये कहा कि जो हमारे कॉर्नर्स हैं हम उसे पोल्स बोलते हैं, ठीक है। पोलर्स जैसे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आपको बताइए। और सेंटर में हमारी इक्वेटर की लाइन है जो डिवाइड करती है अर्थ को, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो कहते हैं जो पोल्स है ना, वहाँ पर मास बहुत ज़्यादा है, मतलब वो पोल्स है ना वो अर्थ के बहुत पास है, और वहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है मतलब मास ज़्यादा है वहाँ पर। और वहाँ पर अगर मास ज़्यादा है, तो अगर हम पोल्स पे खड़े होकर वहाँ किसी पोलर एरिया पे बॉल फेंक रहे हैं, तो हमारी अर्थ का जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो चीज़ 10-15 मिनट तक आनी थी नीचे, सपोज, वो हमारी आ जाएगी 5 मिनट में या 2-3 मिनट में। पर इतना टाइम लगता नहीं है अर्थ को नीचे करने के लिए, तो मैंने वो एग्जांपल दिया है ऐसे, ठीक है। और वही इक्वेटर पे सेंटर पे चल जाओ, वहाँ पर अर्थ का जो मास है वहाँ पर बहुत कम है, वहाँ पर अगर आप बॉल फेंकोगे तो उस पर आने के लिए टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारे अर्थ का जो फोर्सेस है, अब अर्थ की मर्जी है वो कहाँ से ज़्यादा फोर्स लगाए और कहाँ से कम, और कहाँ से वो कम जी लगाए, कम से ज़्यादा। तो इसके लिए हमारी जो जी की वैल्यू है, छोटी जी की वैल्यू वो चेंज होती है। आप बड़े जी और छोटे जी में कंफ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। छोटी जी है हमारी एक्सेलरेशन, जो हमारे अर्थ के मास पे, हमारी अर्थ की शेप पे डिपेंड करती है, वो कहाँ से ज़्यादा लगा रही है कहाँ से कम लगा रही है। बट जो मेन फोर्स है, जो ओवरऑल फोर्स है हमारा अर्थ का, ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी, अब देखो मैं आपको इसको एक और एग्जांपल समझाती हूँ। आपने फिर दोबारा आपने सपोज एक बॉल फेंक दी, ठीक है। तो जब आप अब आपने ऊपर बॉल फेंकी, तो मैंने सपोज आपने ऊपर बॉल फेंकी, बॉल रुक गई। तो अब हम अपना जो है अप्लाई करेंगे रूल, बॉल हमने ऊपर जाके रोक दी। तो हम सोचेंगे सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज करेंगे, बॉल ऊपर जाएगी या नीचे आएगी।
बॉल ऊपर तो नहीं जा सकती क्योंकि अर्थ के पास फोर्स है, अर्थ मास को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अर्थ ने मास को अट्रैक्ट किया मतलब अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, मतलब जी लगाया, बड़ा जी लगाया। ठीक है, अब उसने फोर्स लगाया, जो बड़ा जी लगाया, ठीक है, वो फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड केस पे आओ। ठीक है, तो कहीं से उसने ज़्यादा लगा दिया, मतलब कहीं, मतलब वो आ रहा, ठीक है, उस अर्थ ने कहा कि हाँ मैं ये चीज़ नीचे आएगी क्योंकि मैं मास को ट्रैक करती हूँ, तो वो नीचे आ रही है बॉल। तो उसने देखा कि वो ना 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रही है, बट जो अर्थ का जो मास है, ठीक है, जिस जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है, मतलब जिस हिस्से में हमारी बॉल आ रही है अर्थ के, उसमें मास कम है या उसमें मास ज़्यादा है, वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि अर्थ उससे कैसे एक्सेलरेट करेगी। अर्थ उसको चेंज करेगी, वो 5 मीटर पर सेकंड से ही नीचे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, या उसकी स्पीड चेंज करेगी, वो उसके मास पे डिपेंड किया। ठीक है, तो उसने मास देखा, यार मेरा तो मास ज़्यादा है, तो मैं इसको एक्सेलेट करूँगी अब ज़्यादा। ठीक है, अब मैं इसको जल्दी लेकर आऊँगी नीचे, तो उसने वो जी लगा दी दूसरी छोटी वाली, तो उससे वो जो है बॉल हमारी नीचे आ गई। तो बड़े जी और छोटे जी में आपको ये बेस्ट एग्जाम्पल थी समझने में। ओके, जो हमारी जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका जो फॉर्मूला है वो एज अ सेम फोर्स की तरह है, मतलब जो पिछले केस में था वही है, बस इसमें ये चेंज आया है कि हमारा मास एक हो गया है। क्यों हमने एक मास लिया? बिल्कुल एज अ सेम फोर्स है, क्योंकि हमारी अर्थ ही है जो फोर्स लगा रही है, बाकी और कोई भी नहीं है, और कोई भी मास नहीं है। यहाँ पर एक मास है हमारी अर्थ का जो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, हम जो है, आप सोचोगे यार कि है ना, बीच जो बॉल है क्या वो नहीं फोर्स लगा रही? तो वो अर्थ का मास देखो और बॉल का देखो, बॉल का जो मास है वो बिल्कुल अर्थ के मास के तरह हम नेग्लिजिबल ले लेते हैं, एज अ ज़ीरो मान लेते हैं और सिर्फ अर्थ का लेते हैं स्पेस में। ठीक है, और जी की वैल्यू में निकाली है 9.8 मीटर पर सेकेंड की, मतलब एक्सेलरेशन ही निकाली है। ठीक है, सो मोस्ट एक्सेलरेशन किसकी है? हमारी अर्थ, क्योंकि अर्थ हमारी बड़ी है। ठीक है, तो हम जी और जी में जितने डिफरेंस है अब मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, बड़ी जी हमारी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, छोटी वाली है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, नाम में ही सब क्लियर है, और उसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11, उसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड की। तो ये भी आप कह सकते हो वो वाला वीक है और वो स्ट्रॉन्ग है, बट ये पर्टिकुलर नहीं है। वैसे आप देख लो खुद ही है ना, क्योंकि वो एक एक्सेलरेशन कितनी है उसकी अर्थ की, पर उसका फोर्स कम है। एक्सेलरेशन कितनी है, मतलब अलग 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 मासेस से एक्सेलरेशन ज़्यादा है, बट जो हमारी बड़ी जी है उसकी जो है बिल्कुल है कांस्टेंट, जो हमारा फोर्स है। ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू ओवरऑल कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जहाँ पर ज़्यादा मास होगा वहाँ पर जी की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो जी की वैल्यू है हमने निकाली है, अप्रॉक्स इतनी ही होती है। तो जो चेंज होती है वो इसके आसपास होती है, कहीं पर हम 10 ले लेते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन इजली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो जो बड़ी जी है वो अट्रैक्टिव फोर्स हमने कह दिया। ठीक है, तो ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब देखो, आपने बॉल जो फेंकी हुई थी, जो ऊपर थी हमारी बॉल, हमने कहा था वो नीचे अट्रैक्ट होगी, वो ज़ीरो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि हमारी बॉल हवा में अटक जाएगी, वो ज़ीरो नहीं हो सकती, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, बट जो हमारी छोटी जी है, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती है। क्या पता वो 5 मीटर पर सेकेंड से गई और 5 मीटर पर सेकेंड से ही आ जाए। तुम्हारी अर्थ पे डिपेंड होता है वो कितनी कितनी एक्सेलरेशन लगाएगी। ठीक है, और जो हमारी बड़ी जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हम उसे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, उनको कि हम बताए वो कांस्टेंट है, बट जो छोटी जी है वो कांस्टेंट नहीं है, सो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो अब हम एक जो टॉपिक है कि हम देखेंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे हो रहा है। हमने ये तो पढ़ लिया कि जो हमारा अर्थ है वो एक्सेलरेशन लगा रहा है, फोर्स एक्सेलरेट कर रहा है बॉडीज़ को अपनी तरफ, पर वो कैसे मोशन कर रही है बॉडीज़। ठीक है, तो सपोज हमने एक बिल्डिंग पर जाके एक पेपर फेंका और एक स्टोन फेंका। ठीक है,
तो हमने क्या देखा कि जो हमारा स्टोन है वो तो एज अ स्पीड जल्दी जल्दी नीचे आ गया, पर जो हमारा पेपर है वो थोड़ा टाइम लग लिया, ठीक है। तो पर हमने ये पढ़ा था कि फोर्स तो अर्थ ने सेम लगाया, पर एक जल्दी आया एक लेट आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर एक एडिशनल एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो गया, जिसे हम बोलेंगे रेजिस्टिव फोर्स। जो रेजिस्ट कर रहा है, जो उसे रोक रहा है। रेजिस्टेंस मतलब रोकना, आर से रेजिस्टेंस, आर से रोकना। अब जो हवा चल रही है हमारे, हम आपको बताएं एयर अराउंड अस, सबको पता है कि हमारे आसपास जो एयर है, तो जो अगर आप वैसे भी ऊंचाई से फेंक रहे हो तो वहाँ पर एयर तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो वहाँ पर जो एयर है वो उसने क्या किया, हमारे जो पेज है ना, हमारा पेपर था, उससे रेजिस्ट किया, उसे जाने नहीं दिया, उस पर फोर्स लगाया, ऑपोजिट फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे रेजिस्ट किया, पर अर्थ भी तो फोर्स लगा रहा है, वो ऊपर हवा में तो अटक नहीं सकता। तो जो हमारा जो फोर्स हमारा ज़्यादा होगा उसी की तरफ वो जाएगा, ठीक है। सपोज इतनी ज़्यादा हवा है कि हमारा पेपर था जो वो काफ़ी दूर तक उड़ता रहा। क्यों उड़ता रहा? क्योंकि तब हमारा जो रेजिस्टिव फोर्स था ज़्यादा था। बट एक ऐसा समय आया कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो ज़्यादा हो गया और उसने पेपर को अट्रैक्ट करके नीचे कर दिया, ठीक है, नीचे गिरा दिया। बट जो स्टोन है उस पर हवा का इतना असर नहीं हुआ, उसका जो मास जो था, ठीक है, वो उसे नीचे कर दिया। तो पर हम ये कह रहे हैं कि जो ये फोर्स है ना, ये मास पे नहीं डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पर एज अ सेम लगा, बट कोई एडिशनल फोर्स के कारण, कोई रेजिस्टिव फोर्स के कारण, एयर के कारण इसने रोक दिया अर्थ पे आने को, पेपर को रोक दिया ज़मीन पे आने को, ठीक है। सपोज अगर वैक्यूम कर दे हम, ठीक है, सपोज एयर एब्सेंट हो जाती तो ये दोनों बिल्कुल सेम स्पीड पर आते, तो एयर तो हमारा एडिशनल फोर्स था तो वो कैंसिल हो जाता, ठीक है। वैसे बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई भी मास पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। बस जो हवा है जो हमारी है उसने इन सबको अलग करा हुआ है। मास का इसमें कोई रोल नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते वो छोटा मास है स्टोन का तो वो नीचे आ गया, ये बिल्कुल नहीं लिखना है। बस आपको ये लिखना है कि रेजिस्टिव फोर्स है। ज़्यादातर मैं भी जब थी ना तो मैं यही लिखती थी, मास का रीज़न लिख देती थी, बट नहीं लिखना है अभी, हमने भी और आपने भी नहीं लिखना, ठीक है। तो हमारा एक साइंटिस्ट था गैलीलियो, उसने एक जो इटली में टावर है, पिज़ा टावर, PIS से, सॉरी, पाइज़ा जो भी बोलो, तो उसने वहाँ से ऑब्जेक्ट्स को फेंक कर ये सब डिस्कवरीज की थी कि हाँ भी ये चीज़ ऐसे है तो ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। तो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी हमारी मोशन चैप्टर में, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as, ठीक है। तो हमने ये सब इक्वेशंस पढ़ी थी। तो यही सब इक्वेशंस हमारी अर्थ पे लगेंगी, मतलब हम अर्थ को जब एक्सेलरेशन देखेंगे। बट हमको ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन तो सेम है, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की है चाहे हमारे अर्थ की है, बस हमने उसे अलग नाम दे दिया। अब अर्थ के एक्सेलरेशन को अलग नाम दे दिया क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से लगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, अर्थ के फोर्स की तरह लगी, ठीक है। वैसे ए जी बिल्कुल इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी वहाँ पर ए की जगह जी लिख देंगे। मैंने लास्ट में लिखना रह गया, वहाँ पर भी आप जी कर लेना, 2GS, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि मैं आपको एक अलग चीज़ एग्जांपल समझाती हूँ। मैंने सपोज वही बॉक्स जो था एक स्पीड में कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन, मैंने क्या किया, वो बॉक्स जा रहा था बिल्कुल 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में, बिल्कुल आराम आराम से झूम कर जा रहा था। मैंने क्या किया, उसे धक्का लगा दिया, मतलब मैंने और तेज़ धक्का लगा दिया और वो आगे डबल स्पीड से चलने लग गया। मतलब मैंने उसकी स्पीड बढ़ा दी। पहले वो बिल्कुल 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, अब कितनी स्पीड पे जाने लगा, 10 मीटर पर सेकेंड पे। मतलब चेंज इन वेलोसिटी हुआ, मैंने वेलोसिटी को चेंज कर दिया, मतलब वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मतलब मैंने वेलोसिटी को बढ़ा दिया और एक्सेलरेशन चेंज होगी। मतलब मेरे फोर्स लगाने से, मेरे धक्का लगाने से वेलोसिटी भी बढ़ गई, एक्सेलरेशन भी।
तो मतलब मेरी एक्सेलरेशन क्या हुई, पॉजिटिव। उसने अपना इफेक्ट क्या दिखा दिया, पॉजिटिव। उसने मेरे ऑब्जेक्ट को आगे पहुंचा दिया। ठीक है, तो जो मैं चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो आगे आगे जाए, ठीक है, तो मैंने क्या किया, धक्का और लगा दिया और उसने वेलोसिटी चेंज कर दी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हमारी एक्सेलरेशन कैसी प्रोड्यूस हुई, पॉजिटिव। अब इसका ऑपोजिट केस ले लो, मैंने उसे आगे से धक्का लगा दिया, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से। सपोज वो ऐसे आगे जा रहा था और मैंने उसके आगे आके खड़ी होगी और उसने उसे रोक, ऐसे धक्का लगा दिया पीछे की तरफ से और रोक दिया उसे। ठीक है, तो क्या हो गया, हम मैंने तो वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते कम भी कर दी, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दी। मतलब जब हमारी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ही नहीं मिल रही, अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारी एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव। ठीक है, जो रिटार्ड कर रही है उस ऑब्जेक्ट को जब रोकेंगे, ठीक है, वो हमारा नेगेटिव इफेक्ट हो गया ना, तो साइन क्या हो जाएगा हमारी, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, डायरेक्शन एक्सेलरेशन की नेगेटिव हुई है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की चेंज होगी ना, अगर सेम डायरेक्शन में था, वेलोसिटी भी बढ़ी, एक्सेलरेशन भी, ठीक है, आगे चला गया। अगर वेलोसिटी कम होगी, एक्सेलरेशन बढ़ गई, एक्सेलरेशन बढ़ाई हमने तभी तो ऑब्जेक्ट रुका। ठीक है, हम वेलोसिटी जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, तो मैंने रोक दिया, मैंने उसे ज़ीरो कर दिया, बिल्कुल एक्सेलरेशन ज़्यादा लगाकर मैंने उसे ज़ीरो कर दिया। ठीक है, तो इस क्या हो गया, हमारी जो है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी और हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव। या आप ऐसे भी कह सकते थे कि मेरी वेलोसिटी तो बढ़ी, सपोज मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड हुई, पर मैंने एक्सेलरेट कर कर उसे रोक दिया। ठीक है, तो सेम केस है, अगर सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, ऑपोजिट नेगेटिव।